विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस पर, जहां हम लोग हिंदी व्याकरण की कक्षाएं देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक और एकार्थक शब्दों का अध्ययन किया। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के इस टॉपिक में हम लोग अपठित गद्यांश को हल करने के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे और उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार अपठित गद्यांश का उत्तर सही तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर अपठित गद्यांश की, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी परीक्षार्थी को हिंदी के ऐसे गद्यांश दे दिए जाते हैं जो उसके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होते हैं। तो ऐसे गद्यांश जो पाठ्यपुस्तक से संबंधित ना हो वो अपठित गद्यांश कहलाते हैं। अपठित कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो ना पढ़ा हो। इसके साथ साथ इस अपठित गद्यांश के माध्यम से छात्रों की बौद्धिक ज्ञान का भी परिचय होता है। इसके साथ साथ उसके सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान का भी अध्ययन अपठित गद्यांशों के माध्यम से होता है। अब हम बात करेंगे अपठित गद्यांश के सामान्य निर्देश या अपठित गद्यांश को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है मूल अवतरण को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। अगर मूल अवतरण 2 या 3 बार में समझ नहीं आ रहा है तो उसे 3 से 4 बार तक पढ़ लेना चाहिए। दूसरा बिंदु है मूल भावों और विचारों को रेखांकित करते रहना चाहिए। जो आपको मूल भाव समझ में आ रहे हों तो उसमें आप उसे रेखांकित करते रहें। तीसरा जो बिंदु है महत्वपूर्ण, एक एक प्रश्न का उत्तर मूल अवतरण में ही खोजना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर आप जो है उसी मूल अवतरण में ही खोजें, उससे बाहर जाने का प्रयास ना करें। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रश्नोत्तर लिखते समय मूल में दिए गए शब्दों का ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला जो बिंदु है वह यह है कि ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर सरल और संक्षिप्त हो। सभी प्रश्नों का उत्तर सरल और संक्षिप्त हो। उसके साथ साथ प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा करके लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें अगर, तो सभी प्रश्नोत्तर प्रसंगानुकूल होने चाहिए, प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें, यदि अपठित गद्यांश आपका जो है सारांश या भावार्थ पूछा जाए उसमें, तो उसे उस सारांश को मूल जो अवतरण है उसका आधा या तिहाई ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। अब अगर आगे बात करें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने हों तो वे प्रसंगानुकूल हों, क्योंकि कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसा कि आपने अनेकार्थी शब्द पढ़ा होगा, तो अगर आपसे रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है तो वे प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए, अर्थात जैसा प्रसंग दिया हो मूल अवतरण में उसी के अनुसार लिखना चाहिए। आगे जो ध्यातव्य बिंदु है वो है कि यदि मूल गद्यांश का शीर्षक देने के लिए कहा जाए तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए, केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। और दिए गए गद्यांश के आरंभ या अंत में शीर्षक छिपा होता है। ये बात ध्यान रखनी है कि दिए गए गद्यांश के आरंभ या अंत में शीर्षक छिपा रहता है। उसके बाद शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त सरल होना चाहिए और उसके साथ ही उसके शब्द मूल गद्यांश से भी ज्यों के त्यों लिए जा सकते हों। ठीक है, उसके बाद प्रश्नकर्ता के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों को अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहिए, अपना स्वयं से विचार उसमें व्यक्त नहीं करना चाहिए। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा एक उदाहरण जो है, पहले तो आप इस जो उदाहरण देख रहे हैं इसको आप जो है खूब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे जब तक उसका केंद्रीय भाव नहीं समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने जो उदाहरण लिया है उसे हम पढ़ रहे हैं कि साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि
और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी एक एक पुस्तक की तैयारी करने में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृत सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो ये हमारा जो है पैसेज है, और इस पैसेज के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक क्या है? आप लोग जब इसे पढ़ रहे थे तब आपने देखा कि पुस्तकालयों के संदर्भ में बात की गई है, और ख़ास करके भारत के पुस्तकालयों के संदर्भ में बात की गई है। तो इसका जो शीर्षक है वो पुस्तकालय और भारत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ पर? पुस्तकालयों के कारण भारत को क्या गौरव प्राप्त था? ठीक है, तो हमने देखा कि भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि का कारण चीन, फारस प्रभृत दूर स्थित देशों से अनेकानेक विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो यही पुस्तकालयों को गौरव प्राप्त था कि यहाँ पर सुदूर देश से लोग जो है आकर के विद्या ग्रहण करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो इसमें से बन सकता है कि पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था? ठीक है, पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था? पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था? तो प्राचीन काल में मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण पुस्तकालयों पर अधिक व्यय होता था। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है, साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? अंश को पढ़ करके हमने ये देखा कि साहित्य की उन्नति तभी संभव है जब पुस्तकालय होंगे। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? पुस्तकालय। फिर अगला प्रश्न एक और बन सकता है इसमें, पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ है? तो हमने देखा गद्यांश को पढ़ते समय कि पुस्तकालय का प्रारंभ लिपि के आविष्कार के साथ हुआ है। अब अगला प्रश्न हमारा आखिरी जो है बनता है, पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर हुआ करते थे? तो इसका उत्तर देख रहे हैं आप लोग, देवालय, विद्यालय और नृपालय पुस्तकालय के प्रमुख स्थान होते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपठित गद्यांश के उदाहरण और अपठित गद्यांश को लिखते समय जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में समझा। अगले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है सीटेट के परीक्षार्थियों के लिए तो खास करके, और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि कक्षा 6 से लेकर के नेट और सीटेट तक की परीक्षाओं में ये टॉपिक, ये शीर्षक जो है अपठित गद्यांश का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।